नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं जया सिन्हा और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल तथ्यों और आंकड़ों के जरिए। आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट, होगी हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले आइए उनका रुख कर लेते हैं, यानी कि इस वक्त की टॉप लाइन। तो यूपीएससी के नए नियम, बार बार परीक्षा देने पर ब्रेक। जी हां, यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम को लेकर बड़े और सख्त बदलाव किए हैं। अब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईपीएस समेत तमाम सर्विसेज में चयन के बाद बार बार परीक्षा देकर सर्विसेज अपग्रेड करना आसान नहीं होगा। बात करें अपनी दूसरी टॉप लाइन की, तो पंजाब में दिन दहाड़े मर्डर, आप नेता भी नहीं सेफ, यानी कि पूरी तरह से एक कानून व्यवस्था चरमराती हुई पंजाब में साफ तौर पर नजर आई है, जब अपना ही आप नेता को गोली मार दी गई। जब एक नेता सुरक्षित नहीं तो आम जन की क्या ही बात करें। अगली टॉप लाइन की बात करते हैं तो एंड्रॉयड यूजर्स सावधान, गूगल की वार्निंग, ये बड़ी चेतावनी सामने आई है। गूगल के मुताबिक दुनिया भर में करोड़ों स्मार्टफोन ऐसे हैं जो पुराने एंड्रॉयड वर्जन पर चल रहे हैं और उन्हें अब समय पर सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिल रहा। यही वजह है कि ये डिवाइस हैकर्स के लिए आसान निशाना बनती जा रही है। तो ये है गूगल की बड़ी वार्निंग एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। और आइए खबरों में बढ़ते हैं। सबसे पहले बात हमारी आज की पहली खबर की, यानी कि हम बात करेंगे न्यूज पंच में आज यूपीएससी के बदले नियमों की। तो यूपीएससी ने बदले हैं नियम और सीएससी 2025 से ये लागू नए नियमों के मुताबिक अगर कोई उम्मीदवार आईएएस या आईएफएस में चयनित हो जाता है तो वह दोबारा परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा जब तक वह इस्तीफा ना दे। वहीं आईपीएस के मामले में भी कैडर और री एलोकेशन को लेकर नियम सख्त किए गए हैं। साथ ही परीक्षा प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का दायरा बढ़ेगा। अब परीक्षा केंद्र पर फेस ऑथेंटिकेशन होगा और प्रीलिम्स की मार्कशीट भी जारी नहीं की जाएगी। यूपीएससी सिर्फ आंसर की प्रकाशित करेगा। ये बदलाव बार बार कोशिश वाली संस्कृति पर रोक और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। तो यानी कि यूपीएससी ने अपने नियमों को अब बदला है और अब बड़े बदलाव यहां पर सीएससी की परीक्षा में हो रहे हैं। तो क्या कुछ है ये बड़े बदलाव, आइए और भी बेहतर तरीके से इसको समझने का हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो सीएससी परीक्षा में बड़े बदलाव, सीएससी 2025 से ही ये लागू हो जाएंगे नए नियम, जिसके तहत चयनित आईएएस, आईएफएस परीक्षा में नहीं हो सकते हैं शामिल। फिर से परीक्षा देने के लिए इस्तीफा जरूरी है। कैडर को भी बेहतर नहीं कर पाएंगे आईपीएस। कैडर बेहतर करने की एक कोशिश रहती है लेकिन अब वो मुमकिन नहीं होगा। आईपीएस जो है वो दोबारा रीएलोकेशन नहीं पा सकते। ये भी एक अहम बदलाव जो यहाँ पर किया गया है सीएससी परीक्षा में। साथ ही परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों का फेस ऑथेंटिकेशन होगा, यानी कि टेक्नोलॉजी का पूरा सहारा लिया जाएगा यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए और किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए। प्रीलिम्स की मार्कशीट भी अब जारी नहीं की जाएगी और प्रीलिम्स की प्रीलिम्स की पब्लिश की जाएगी सिर्फ आंसर की। तो यहाँ पर एक बड़े बदलाव जो हुए हैं सीएससी परीक्षा में, उस पर ध्यान देने वाली बात है। किस तरह से जो अपने कैडर को बेहतर करने का एक प्रयास होता है वो अब मुमकिन नहीं होगा। बार बार री एग्जामिनेशन को लेकर जो आगे बढ़ते हैं कैंडिडेट्स, वो भी अब नहीं हो पाएगा। फिर से परीक्षा देनी अगर आपको देनी है तो आपको इस्तीफा देना होगा। ये भी बहुत अहम पॉइंट है। आगे खबरों में बात करें तो अब वन टाइम, अगर हम बात करें, एक वन टाइम इंप्रूवमेंट का मौका भी यहाँ पर मिलेगा। आईपीएस सहित बाकी सभी सर्विसेज के लिए एक लास्ट चांस आपको मिलेगा। सर्विस बेहतर करने पर मिलेगा सिर्फ एक मौका। इसके बाद इस्तीफा दिए बिना आप नहीं दे सकते अगला सीएससी। सिर्फ अगले 2 वर्षों में ही कर सकते हैं सर्विस में सुधार और अगले 2 वर्षों के अंदर सिर्फ एक मौका यहाँ पर मिलेगा। तो एक बड़ा बदलाव यहाँ पर हुआ है यूपीएससी की तरफ से। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत ही लोकप्रिय ये परीक्षा है और लाखों उम्मीदवार बैठते हैं पूरे देश से और ये बहुत ही अहम खबर है। यहाँ पर आईपीएस सहित बाकी सभी सर्विसेज के लिए भी एक लास्ट चांस मिलेगा। हमारे संवाददाता अजीत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं
और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अजीत, सबसे पहला सवाल यही, जो नियम बदलाव यहाँ पर हुए हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि किस तरह से अब ये परीक्षा जो होगी, ये नियम एक तो कब से लागू हो रहे हैं और क्या बड़े बदलाव यहाँ पर नियमों में किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए 4 फरवरी को जो है यूपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, यानी कि उसकी जो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो गई है और उसी के साथ जो है ये नए नियम जो है वो जारी कर दिए गए हैं। 24 फरवरी तक जो है ये फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें कि नए नियम में साफ तौर पे कहा गया है कि अब सर्विस में रहते बार बार परीक्षा जो है वो नहीं दे सकेंगे। जो अभ्यर्थी हैं वो ऑन जॉब जो है सर्विस में रहते परीक्षा नहीं दे सकेंगे, खासतौर पर जिसको आईएएस और आईएफएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस जो सिलेक्ट हो चुके हैं वो अब दोबारा एग्जाम नहीं दे पाएंगे अपनी रैंक सुधारने के लिए या अपना कैडर जो है उसको बदलने के लिए या बेहतर करने के लिए। आईपीएस के लिए छूट दी गई है, सिर्फ एक अटेम्प्ट उनको दिया जाएगा और उसमें वो अपनी रैंक जो है वो सुधार सकते हैं, यानी कि आईपीएस में जो है वो आईएएस या आईएफएस के लिए एक बार सिर्फ प्रयास कर सकते हैं सर्विस में रहते हुए। देखिए, पहले देखा जाता था कि बार बार जो है जो सर्विस में लोग आ जाते थे, लेकिन लगातार जो है जितने अटेम्प्ट उनके बच्चे होते थे वो लगातार वो सर्विस में रहते हुए देते थे, जिस कारण से तमाम स्तर पर जो है प्रशासनिक कठिनाइयां आती थी और कहीं ना कहीं एक समस्या खड़ी होती थी कि जो जॉब में रहते हुए बार बार छुट्टी लेकर या ट्रेनिंग के दौरान बार बार परमिशन लेकर ये एग्जाम दिए जाते थे। तो इसलिए ये नियम जो है वो सख्त किए गए हैं। साथ ही यहाँ पर डिजिटल यानी कि एआई का उपयोग करते हुए एआई फेस रिकॉग्निशन, यानी जब जाएंगे सेंटर में एग्जाम देने के लिए तो वहाँ पे आपका फेस जो है रिकॉग्नाइज किया जाएगा एआई के माध्यम से, और साथ ही रियल टाइम जो फोटोग्राफ होता है जो अपलोड होता है वो अब रियल टाइम में होगा, यानी कि आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसी समय आपका फोटोग्राफ वहां पे लिया जाएगा और रियल टाइम में वो फोटो अपलोड होगा। तो ये कुछ तकनीकी बदलाव भी किए गए हैं। साथ ही जो आंसर की है, हमेशा से ये विवाद का विषय होता था कि यूपीएससी में जो प्रीलिम्स में जब एग्जाम होता था तो आंसर की को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते थे, लोग अलग अलग कयास लगाते थे। आंसर की जो है वो आधिकारिक रूप से जारी नहीं होती थी, लेकिन इस बार जो है आंसर की जारी होने का रास्ता भी साफ हो गया है कि अब जब प्रीलिम एग्जाम होंगे तो आंसर की जो है वो भी जारी की जाएगी, इस पे कि जो अभ्यर्थी हैं जो छात्र हैं वो उसमें आपत्ति कर सके। अगर उनको कोई आपत्ति है किसी प्रश्न को लेकर या उत्तर को लेकर तो उसको लेकर वो आपत्ति सही समय पर दर्ज करा सकते हैं। बिल्कुल अजीत, बेहद लोकप्रिय परीक्षा है और लाखों की संख्या में ग्रुप ए सर्विस में जी बिल्कुल लाखों की संख्या में इसमें जो उम्मीदवार हैं वो बैठते हैं। कैसे और भी ज्यादा जानकारी जागरूकता उनको हो, सही नियम उन्हें पता लगे, जो बदलाव हुआ है नियमों में उसकी भी जानकारी हो, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? और साथ ही मुख्य कारण क्या रहा? टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल, पारदर्शिता, क्या कुछ मुख्य वजह भी रही? देखिए, दोनों चीजें इसमें है, टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल भी है, पारदर्शिता भी है, क्योंकि देखिए लाखों की संख्या में जो देश भर से अभ्यर्थी जो हैं वो इस प्रतिष्ठित परीक्षा में शामिल होते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, करियर बनाने के लिए। अगर हम आंकड़े देखें तो 2025 में ही करीब 14 लाख अभ्यर्थियों ने प्री एग्जाम दिया था, 2024 में करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने प्री एग्जाम दिया था। तो एक बहुत बड़ी संख्या में जो है जो अभ्यर्थी होते हैं वो इस परीक्षा में शामिल होते हैं और लगातार प्रयास करते हैं। देखिए, कोशिश यही की गई है कि और मजबूत किया जाए यूपीएससी के जो परीक्षा सिस्टम उसको मजबूत किया जाए और जिनको चांस मिल चुका है, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, वो ही बार बार जो है अटेम्प्ट उनको ना मिले। और ये देखिए कोशिश ये यूपीएससी को एक ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है जो कि वो अलग अलग विभागों को देता है सिलेक्शन करने के बाद। तो बार बार अगर कोई व्यक्ति परीक्षा देगा तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक गतिविधियां जो है, कामकाज जो है लगातार प्रभावित होने की खबरें ऐसी आ रही थी। हमने भी देखा है कि 2-2, 3-3 बार लोग सिलेक्ट होने के बाद भी एग्जाम देते थे, लगातार एग्जाम देते रहते थे। तो ये समस्या उत्पन्न होती थी कि जो व्यक्ति सर्विस में है वही बार बार एग्जाम दे रहा है, कहीं कैडर चेंज करने के लिए तो कहीं अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए। लेकिन अब स्पष्ट साफ है कि अगर आईएएस और आईएफएस आपको अलॉट हो चुका है पहली बार में तो अब एग्जाम आप नहीं दे सकते। और एक चीज और है, अगर मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी जो है वो एग्जाम वो दे रहा है, प्रीलिम्स उसका हो चुका है, लेकिन पिछली परीक्षा में वो पास हो चुका है, उसे आईएएस या आईएफएस अलॉट हो चुका है, तो भी वो जो है मेंस परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। ये भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए, पारदर्शिता का पूरा प्रयास किया गया है कि जो दूसरे अभ्यर्थी हैं उनको चांस मिले, क्योंकि जो वैकेंसी होती है बहुत कम होती है, तो बड़ी संख्या में देश भर से अभ्यर्थी जो है इसमें शामिल होते हैं, बहुत कड़ी मेहनत इसमें करते हैं। तो कोशिश यही है कि जो सिलेक्ट हो चुके हैं वो अपने प्रशासनिक जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उस पे वो ध्यान फोकस करें, ना कि लगातार एग्जाम देते रहें। हालांकि आईपीएस यानी ग्रुप ए में जो है आईएएस और आईएफएस में
उसमें सिलेक्शन के बाद तो कोई मौका नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो इस्तीफा देने के बाद ही आप उसमें प्रयास कर सकते हो। लेकिन आईपीएस के लिए एक चांस रखा गया है कि उन्हें सिर्फ एक चांस दिया जाएगा ऑन जॉब रहते हुए कि वो अपनी रैंकिंग या अपना कैडर जो है उसको सुधार सकें, उसके लिए उनको एक चांस मिलेगा। लेकिन बाकी जो है इस तरह के रास्ते जो है अंडर सर्विस जिस तरीके से तमाम अटेम्प्ट जो है अवेल होते थे उसको बंद कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग इसलिए बढ़ा है कि लंबे समय से कई जगह पर खबरें आती थी कि लोग जो है तो कुछ घपले की घोटाले की खबरें आती थी, आइडेंटिफिकेशन का इशू होता था। बिल्कुल तो इसमें ऐसे में टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बेहतर करने की चाह बिल्कुल सही है, आपको बेहतर करना है, लेकिन यहां पर यूपीएससी परीक्षा की बात करें तो अब वो मौका नहीं मिल पाएगा। शुक्रिया अजीत इस खबर के साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं यहां पर कैसे पंजाब में अपराधियों का बोलबाला साफ नजर आ रहा है। आप नेता की दिन दहाड़े हत्या यहां पर हो गई है और प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है किसी तरह से भी इस पूरी घटना को सुलझाने में। यकीनन साफ तौर पर खबर पंजाब से है, जहां पर आप नेता को गोली मार दी गई दिन दहाड़े और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। जब एक आप नेता का ये हाल है, पंजाब में सरकार किसकी है? आपकी। जब वो आप नेता को दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है, ऐसे में आम जन की सुरक्षा के बारे में सवाल तो यहाँ पर उठने लाजमी है। फिलहाल यहाँ पर पूरी तरह से पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े ही कड़े सवाल उठ रहे हैं। कैसे ये कानून व्यवस्था चरमराती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, जब ये सनसनीखेज वारदात हुई है दिन दहाड़े गुरुद्वारे के बाहर। दिन दहाड़े आप नेता की हत्या यहाँ पर कर दी गई है। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। अज्ञात बदमाश बताए जा रहे हैं। अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि किसने गोली चलाई इस आप नेता पर। लकी ओबरॉय की हत्या हुई है दिन दहाड़े और बदमाशों ने जिस तरह से लगातार गोलियां बरसाई, कहां? गुरुद्वारे के बाहर, एक आस्था के मंदिर के बाहर ये हुआ है। पंजाब में कानून व्यवस्था जिस तरह से ठप नजर आ रही है, साफ तौर पर देख सकते हैं। 5 उन्हें गोलियां लगी हैं छाती पर और सिर पर। निजी अस्पताल में इलाज के लिए उन्हें ले जाया गया, जहां पर उन्हें की मौत हो गई। वारदात से जालंधर में दहशत का माहौल है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए कई टीम गठित यहां पर की गई हैं। इलाके की घेराबंदी भी की गई है। पुलिस सीसीटीवी भी तलाश रही है, खंगाल रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक इस बारे में कोई अपडेट नहीं मिल पाया है कि कौन थे वो लोग जिन्होंने लकी ओबरॉय को गोली मारी, कहां से आए, कहां निकल गए। तो कौन है आप नेता के हत्यारे? बड़ा सवाल यहाँ पर। पंजाब में बेखौफ बदमाश घूमते नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से कानून व्यवस्था ठप है। तो कैसे, इस पूरी खबर पर इस वक्त हम जानकारी लेते हैं कि कौन है ये आप नेता हत्यारे जो देख रहे हैं आप। इसमें तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर कि कैसे बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। एक तरफ वो तस्वीर है गोली लगी गाड़ी की और दूसरी तरफ आप लकी ओबरॉय को देख सकते हैं। कैसे पुलिस अब सुराग तलाशती हुई, निशानदेही करती हुई और घटनास्थल का निरीक्षण करती हुई। लेकिन फिलहाल अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें कौन है ये हत्यारे, इस बारे में अभी तक अपडेट नहीं मिल पा रहा है। साफ तौर पर ये तस्वीरें यही कह रही हैं कि बेखौफ बदमाश इस वक्त पंजाब में सरेआम गलियों सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन किसी तरह की भी कोई धरपकड़ हो नहीं रही। गुरमीत सिंह का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता। गुरमीत, सबसे पहला सवाल यही कि इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस पूरी घटना को लेकर? कौन थे, कहां से आए और आखिर हुआ क्या उस वक्त गुरुद्वारे के बाहर? देखिए, जैसे कि आपने बताया, लकी ओबरॉय आम आदमी पार्टी के नेता थे, जलंधर में बहुत ज्यादा एक्टिव थे, सोशली जो है समाज में उनका विचरना बहुत अधिक था। मगर वो सुबह रोज गुरुद्वारा साहिब में दर्शन के लिए नतमस्तक होने के लिए जाया करते थे। उसी रूटीन को फॉलो करते हुए आज भी गुरुद्वारा साहिब सुबह पहुंचे, उन्होंने माथा टेका, उसके बाद गुरुद्वारा साहिब से बाहर निकले, अपनी गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठने से पहले उन्होंने पिछली सीट पर कुछ सामान रखा और उसके बाद जैसे ही सीट पर बैठे, एक व्यक्ति सामने से आता है, काले रंग के कपड़े पहने हुए, मुंह ढके हुए, और सीधा मौका देखकर वो उनके ऊपर गोलियां बरसा देता और पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो है ये गोलियां बरसाई गई और ये
ताबड़तोड़ जब गोलीबारी हो रही थी तो वहां पर सीधे तौर पर ये चलती हुई सड़क है, जहां पर गुरुद्वारा साहिब मौजूद है, उसके राइट साइड पर मार्केट है, लेफ्ट साइड पर मार्केट है और पीछे रेजिडेंशियल एरिया है। वहां पर आते जाते लोगों ने आवाज सुनी, मगर शुरू में लोगों को लगा कि शायद कोई सुबह सुबह पटाखे चला रहा है, मगर जब क्योंकि ये गाड़ी जो है, जो लक्की ओबराय है, उसकी गाड़ी पार्किंग के अंदर खड़ी हुई थी गाड़ियों के बीच में, तो किसी व्यक्ति को सीधे तौर पर दिखाई ही नहीं दिया कि ये क्या चल रहा था। मगर उसके बाद जब तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं तो उसमें सीसीटीवी कैमरे में यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति काले कपड़ों में आता है, गोली चलाता है, उसके बाद वो गोली चलाने के फौरन बाद फरार होता है। और फरार ऐसे होता है कि मार्केट में एक व्यक्ति स्कूटी पर लगातार इंतजार कर रहा होता है और फौरन वो स्कूटी लेकर आता है, स्कूटी के पीछे बैठता है और ये दोनों फरार हो जाते हैं। जो इसमें सबसे बड़ा एंगल देखने को मिल रहा है वो ये है कि एक व्यक्ति इस जहां पर यह घटना हुई है उसके सामने सड़क पार करके वो सामने खड़ा होता है, वो देख रहा होता है, सड़क पर इधर उधर घूम रहा होता है। अब ये शख्स के ऊपर भी सुई घूम रही है कि ये तीसरा व्यक्ति कौन था। क्या यह तीसरा व्यक्ति ही वो व्यक्ति है जिसने कि इस हमलावर को, जिसने गोली चलाई, उसे सूचित किया कि अब लकी ओबराय यहां पर पहुंच चुका है और इसे गोली मारने के लिए आप आ जाइए। तीसरे व्यक्ति को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, पुलिस भी लगातार जांच कर रही है। दूसरा एंगल यह है कि जो ये व्यक्ति है, जिस प्रकार से इस मर्डर को किया गया है, बिल्कुल पेशेवर मुलजिम लग रहे हैं, पेशेवर हत्यारे लग रहे हैं। तो ऐसे में ये कौन है, किस गैंग के साथ संबंधित है, उसका पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है। बिल्कुल गुरमीत, यहाँ पर जो तस्वीरें आप बयां कर रहे हैं सीसीटीवी में सब कैद हुई हैं। किसने गोली चलाई, कौन इंतजार कर रहा था, कौन स्कूटी लेकर वेट कर रहा था, ये तमाम चेहरे सीसीटीवी में कैद हुए हैं। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, अभी तक इनको पकड़ा क्यों नहीं गया या कुछ भी तरह की लीड क्यों नहीं मिल पाई है? देखिए, अभी तक पुलिस का यह कहना है कि यह घटना हुई है और हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। जो ये घटना स्थल है, यहां पर गुरुद्वारा साहिब की बिल्कुल एंट्रेंस पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसकी सीसीटीवी जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आई हैं। एक तो वो सीसीटीवी है, दूसरा ये जो लोग जो सड़क से, जो गुरुद्वारा साहिब और मार्केट के बीच की सड़क है जिससे ये स्कूटी पर फरार हुए हैं, वहां पर रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरा हैं उनको खंगाला जा रहा है और इस स्कूटी के नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। ये स्कूटी कहां से आई, किस व्यक्ति की स्कूटी है, क्या ये नंबर असली था, इन सब पहलुओं से इसको खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही पंजाब में पिछले कुछ समय में जो सरपंच जरमल सिंह की हत्या हुई थी अमृतसर में, इसके साथ राणा बड़ाल चौरिया, नवीन अरोड़ा, एक लंबी फेरिस्त है, मगर लगभग जो मर्डर का तरीका है, जो कत्ल का तरीका है, वो ऐसा ही रहा कि एक व्यक्ति मुंह छिपाकर आता है। कई बार जरमल सिंह की हत्या हुई तो फोन पर व्यक्ति बात कर रहा था और सीधे अंदर मैरिज हॉल में दाखिल होता है और गोली मारता है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से फरार हो जाता है। इसमें भी लगभग वही तस्वीर दिखाई दे रही है। पिछले मर्डर में जो जरमल सिंह की हत्या थी उसमें प्रभ दासूवाल और डोनी बल गैंग जो है उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली थी। अभी तक इस कत्ल की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, मगर यहां पर पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या पंजाब में ये जो गैंगस्टरवाद है ये एक बार फिर से उभर रहा है। इसे लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये जो फेरिस्त है ये छोटी नहीं है, ये बहुत लंबी है, बहुत बड़े स्तर पर लगभग हर महीने एक न्यूज मेकिंग मर्डर पंजाब में हो रहा है जो लगातार एक चिंता का विषय है। यहाँ पर विपक्ष का ये कहना है और ये 30 दिसंबर को वीबी जीराम जी के ऊपर पंजाब सरकार ने एक विधानसभा सेशन बुलाया था, इसे कानून व्यवस्था के ऊपर बुलाया जाना चाहिए था। बिल्कुल। तो लकी ओबराय की दिन दहाड़े हत्या, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कैसे गोली लगी, उनकी गाड़ी भी खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो गंभीर सवाल यहां पर उठ रहे हैं प्रशासन पर, पुलिस पर, और कि कैसे दिन दहाड़े एक नेता की हत्या कर दी जाती है और पुलिस के हाथ अभी तक किसी भी तरह का कोई भी लीड नहीं मिला है। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज पंच में आप बने रहिए मेरे साथ, जल्द हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले यार, अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट?
स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात आपके फोन की। जी हां, एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। गूगल के मुताबिक दुनिया भर में करोड़ों करोड़ स्मार्टफोन्स ऐसे हैं जो पुराने एंड्रॉइड वर्जन पर चल रहे हैं और उन्हें समय पर सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिल रहा। यही वजह है कि ये डिवाइस हैकर्स के लिए आसान निशाना बनते जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार करीब 40% से ज्यादा स्मार्टफोन अभी भी एंड्रॉइड 12 या उससे पुराने वर्जन पर हैं, जबकि एंड्रॉइड 16 यानी कि एंड्रॉइड 16 का इस्तेमाल बहुत कम लोग कर रहे हैं। ऐसे में खतरा सिर्फ वायरस का नहीं बल्कि डेटा चोरी, बैंकिंग फ्रॉड, स्पाइडरवेयर और फोन हैकिंग तक का है। सवाल यही है, क्या आपका फोन भी इस खतरे की लिस्ट में शामिल है? तो यहां पर वार्निंग इशू की है किसने? गूगल ने। यानी कि एंड्रॉइड यूजर्स अब सावधान हो जाएं। अपडेटेड एंड्रॉइड वर्जन पर जोर है और पुराने वर्जन से मैलवेयर यानी कि स्पाईवेयर का खतरा है। तो यहां पर एंड्रॉइड यूजर्स सावधान हो जाए, लेकिन अपना फोन अपडेट करें, लेकिन किसी भी वाईफाई नेटवर्क पर नहीं। इसका भी ध्यान देना होगा। फिलहाल जो खबर आ रही है उसमें दुनिया भर के करीब 40% स्मार्टफोन पर यह खतरा मंडरा रहा है। सिक्योरिटी अपडेट ना मिलने से बड़ा जोखिम हो गया है। हैकिंग, यहां पर डेटा चोरी और वायरस का गंभीर खतरा इस वक्त साफ तौर पर नजर आ रहा है। फोन हैक हो सकता है, आपका डेटा चोरी हो सकता है और कहीं से कोई वायरस भी आकर आपकी फोन में सेंध लगा सकता है। 40% फोन इस वक्त इस खतरे के अंदर आ चुके हैं, यानी कि दुनिया भर में करीब 1 अरब से ज्यादा यूजर्स प्रभावित होंगे इन तमाम चीजों से। सिक्योरिटी अपडेट नहीं हुआ आपका फोन, यानी कि आपका फोन कोई भी हैक कर सकता है और आपका डेटा कोई भी चुरा सकता है। गूगल ने यह चेतावनी दी है, आपका फोन सिर्फ आपका फोन नहीं है, आपका पूरा डेटा उसमें है। आपके बैंक डिटेल्स, आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके प्रोफेशनल डिटेल्स, अगर वो हैक हो जाएं किसी मालवेयर के चलते, किसी वायरस के चलते, तो आपके हाथ में सिर्फ एक फोन रह जाएगा, लेकिन आपका डेटा नहीं। फिलहाल गूगल ने चेतावनी दी है और क्या कुछ बताया है आइए समझ लेते हैं। फिलहाल गूगल ने कहा है कि 40% से ज्यादा जो लोग हैं वो एंड्रॉइड का पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं और सिर्फ 58% जो हैं जिन्होंने अपडेट किया है। एंड्रॉइड 12 या पुराना वर्जन आपने अपडेट नहीं किया है, अपने फोन को अपडेट करें अगर अभी तक नहीं किया है। और पुराने जो फोन हैं वो गूगल की सिक्योरिटी लिस्ट से फिलहाल बाहर हो चुके हैं। एंड्रॉइड 16 सिर्फ 7.5% फोन पर ही मौजूद हैं। एंड्रॉइड तो अपने आप को अपडेट कर रहा है, लेकिन आप अपने फोन को अपडेट नहीं कर रहे हैं। आधे से ज्यादा फोन पूरी तरह से इस वक्त असुरक्षित हैं। हैकर्स पुराने एंड्रॉइड फोन को बनाते हैं अपना निशाना, यानी कि आपके फोन पर भी उनकी नजर है अगर आपका फोन अपडेटेड नहीं है। तो गूगल की तरफ से ये चेतावनी दी गई है और क्या करना है ये भी बताया है, तो आप इसे जरा गंभीरता से लीजिए, क्योंकि फोन हैक होने की घटनाएं आजकल बहुत आम हो रही हैं। तो क्यों जरूरी है ये सिक्योरिटी अपडेट, ये भी जान लेते हैं। फोन को सुरक्षित रखता है ये आपका सिक्योरिटी अपडेट। पुराने ओएस की कमजोरियां या बग्स ठीक करते हैं ये अगर आप अपडेट करेंगे। हैकिंग और डेटा चोरी से आपको सुरक्षा मिलेगी। मैलवेयर और स्पाईवेयर हमलों को रोकने में मदद भी आपको करेंगे आपके सिक्योरिटी अपडेट। तो नियमित अपडेट करें अपने फोन को और बनाए रखें उसकी सुरक्षा। तापस के पास रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। तापस, यहाँ चेतावनी तो मिल गई है, लेकिन ऐसे में यूजर्स क्या करें, कैसे अपने फोन को अपडेट करें, थोड़ी सरल भाषा में समझाएं।
देखिए इसमें दो चीज़ें बहुत अहम है जया। सबसे पहले तो जो गूगल ने डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाया था उसके हिसाब से, और वो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट जो दिसंबर के जो आंकड़े हैं उनको लेके किए गए थे। आपने कहा करीब 40%, 40% से भी ज़्यादा इनफैक्ट अगर मैं टोटल करूं अलग अलग जो फ़ोन है, एंड्रॉयड 16 जो है इस वक्त 7.5% फ़ोन पे है, वही एंड्रॉयड 15 जो है 19.3% फ़ोन पे है, और एंड्रॉयड 14 जो है 17.9% फ़ोन, और एंड्रॉयड 13 13.9%। तो एंड्रॉयड 13 तक तो अपडेटेड हो सकते हैं, अपडेट हो रहे हैं, लेकिन उसके नीचे जो है जो एंड्रॉयड 12 है, एंड्रॉयड 10 है, ये अपडेट नहीं हो रहे। तो उसमें दो चीज़ें हैं, ए आप अपने जो फ़ोन मैन्युफैक्चरर है उनका स्पाईवेयर यूज़ कर सकते हैं, उनका जो एंटी जो वो है जो फाइट करता है वो यूज़ किया जा सकता है, एक उसके वो है। दूसरी चीज़ है कि आप अपने फ़ोन को अपडेट कीजिए। कुछ ऐसे फ़ोन्स हैं जो जैसे सैमसंग का जो S21 जो बहुत फ्लैगशिप फ़ोन था, बहुत नामची फ़ोन था, उसका भी अपडेट जो है वो कैंसिल कर दिया गया। तो जो पुराने फ़ोन्स हैं जिनको यूज़ कर रहे हैं लोग, ये अपडेट नहीं है, 13 या 13 के ऊपर है, तो उनके नीचे जो फ़ोन्स हैं उनको ज़रूर अपडेट करें, या फिर अपने जो फ़ोन मैन्युफैक्चरर है उनको बताएं कि उसका जो लेटेस्ट अपडेट है वो यूज़ करें। तो ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, इस एंड्रॉयड के साथ आता है आपका एक और उसका दूसरा जो राइवल है वो है OS, यानी आईफोन का जो एप्पल का है, उनका उतना नहीं है जितना इन लोगों का है। तो हम बात कर रहे हैं करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स की जो अभी एंड्रॉयड 12 या उसके नीचे यूज़ कर रहे हैं, जिन पे ये दिक्कतें आ सकती हैं। गूगल ने कहा, ये चार्ट जो निकाला है, सिक्योरिटी अपडेट जो निकाला है, तो उसके मुताबिक तो अगर आप फोन अपडेट नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, नया फोन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपका जो फोन मैन्युफैक्चरर है उनको बताइए कि आप अपना सिस्टम अपडेट करके हमें दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तापस फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक बड़ी चेतावनी यहां पर सामने आई है। अपना फोन जो है वो आप अपडेट कर लें, और नया फोन लेने की जरूरत नहीं है, इस फोन को ही अपडेट करेंगे तो भी बचा जा सकता है इन स्पाईवेयर से, इन वायरस से और हैकिंग से। फिलहाल न्यूज़ पंच में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।